अध्याय 5 छूमंतर गली। अगली सुबह हैरी जल्दी जाग गया। हालांकि उसे अच्छी तरह से मालूम था कि सुबह हो चुकी है, फिर भी उसने अपनी आंखें नहीं खोली। मैं एक सपना देख रहा था, उसने अपने आप को समझाते हुए कहा। मैंने सपने में देखा कि हैग्रिड नाम का एक भीमकाय आदमी आया और उसने मुझे बताया कि मैं जादूगरों के स्कूल में पढ़ने जा रहा हूँ, लेकिन जब मैं अपनी आंखें खोलूंगा तो खुद को घर की अपनी अलमारी में पाऊंगा। तभी अचानक एक तेज आवाज हुई, जैसे कोई खटखटा रहा हो। और ये रही पिटूनिया आंटी दरवाजा खटखटा रही हैं। हैरी ने सोचा। हालांकि उसका दिल डूब रहा था, परंतु उसने अब भी अपनी आंखें नहीं खोली। कितना अच्छा सपना था। ठक ठक ठक। ठीक है, हैरी बड़बड़ाया। उठता हूँ। वो उठकर बैठ गया और हैग्रिड का भारी कोट उसके ऊपर से गिर गया। झोपड़ी सूरज की रोशनी से भरी हुई थी। तूफान खत्म हो चुका था। सोफे पर हैग्रिड सो रहा था और एक उल्लू अपने पंजे से खिड़की पर ठक ठक कर रहा था, जिसकी चोंच में एक अखबार दबा था। हैरी हाथों के बल उठकर खड़ा हुआ। वह इतना खुश था मानो उसके अंदर कोई बड़ा सा गुब्बारा फूल रहा हो। वह सीधा खिड़की तक गया और उसे झटके से खोल दिया। उल्लू झपट कर अंदर आया और उसने हैग्रिड के ऊपर अखबार गिरा दिया, परंतु हैग्रिड नहीं जागा। उल्लू फर्श पर मंडराने लगा और हैग्रिड के कोट पर हमला करने लगा। ऐसा मत करो। हैरी ने उल्लू को वहां से भगाने की कोशिश की, परंतु उल्लू ने उस पर तेजी से अपनी चोंच मारी और एक बार फिर से कोट पर हमला करने लगा। हैग्रिड, हैरी ने जोर से कहा, एक उल्लू है, उसे पैसे दे दो। हैग्रिड सोफे पर पड़े पड़े ही गुड़गुड़ाया। क्या? वह अखबार बचाने के बदले में पैसे चाहता है। जेबों में देखो। हैग्रिड के कोट में जैसे जेबों के सिवाय और कुछ था ही नहीं। चाबियों के गुच्छे, घोंगे के गोले, धागे की गिट्टियां, पेपरमिंट कैंडी, टी बैग्स। आखिरकार हैरी ने मुट्ठी भर अजीब से दिखने वाले सिक्के बाहर निकाले। उसे 5 नट दे दो, हैग्रिड ने नींद भरी आवाज में कहा। नट? कांसे के छोटे सिक्के। हैरी ने कांसे के 5 छोटे सिक्के गिने और उल्लू ने अपना पैर बाहर कर दिया ताकि हैरी उन सिक्कों को एक छोटी सी चमड़े की थैली में रख सके जो उसके पैर में बंधी थी। फिर उल्लू खुली खिड़की से बाहर उड़ गया। हैग्रिड तेज आवाज में जमाई लेते हुए खड़ा हुआ और अंगड़ाई लेने लगा। बेहतर होगा कि हम जल्दी चल दे हैरी, आज बहुत काम करना है। लंदन जाना है और तुम्हारे स्कूल का सब सामान खरीदना है। हैरी जादूगरों के सिक्कों को उलट पुलट रहा था और उन्हें ध्यान से देख रहा था। तभी उसके मन में एक ऐसा विचार आया जिसने उसके अंदर के खुशी के गुब्बारे से सारी हवा बाहर निकाल दी। अरे हैग्रिड! क्या? अपने भारी भरकम जूते पहनते हुए हैग्रिड बोला। मेरे पास तो पैसे हैं ही नहीं, और आपने वर्नॉन अंकल की बात तो रात में ही सुन ली थी। वे मुझे हॉगवर्ट्स जाने और जादू सीखने के लिए पैसे नहीं देंगे। उसकी चिंता मत करो, हैग्रिड ने खड़े होकर अपना सिर खुजाते हुए कहा। तुमने कैसे सोच लिया कि तुम्हारे मम्मी डैडी तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ के गए होंगे? परंतु उनका घर तो तबाह हो गया था। वे अपना सोना घर में थोड़ी रखते थे। बेटे नहीं, हम सबसे पहले ग्रीन गॉड चलेंगे, जादूगरों का बैंक। एक कबाब खाओ, ठंडे होने के बावजूद ये उतने बुरे नहीं हैं, और हम तुम्हारे बर्थडे केक के टुकड़े के लिए भी मना नहीं करेंगे। जादूगर के भी बैंक होते हैं? सिर्फ एक ही है, ग्रीन गॉड। इसे पिशाच चलाते हैं। हैरी जिस कबाब के टुकड़े को पकड़ा था वो उसके हाथ से छूट गया। पिशाच? हाँ, और हम तुम्हें बताए देते हैं कि इसे लूटने की कोशिश करने वाला कोई पागल ही होगा। कभी भी पिशाचों से पंगा मत लेना हैरी। किसी चीज को सुरक्षित रखने के लिए ग्रीन गॉड दुनिया में सबसे सुरक्षित जगह है, शायद हॉगवर्ट्स को छोड़कर। सच तो यह है कि हमें ग्रीन गॉड वैसे भी आना था डंबलडोर के काम से। हॉगवर्ट्स का काम है। हैग्रिड ने अपने सीने को गर्व से फुलाया। वे आमतौर पर अपने महत्वपूर्ण काम हम ही से करवाते हैं। तुम्हें लाना, ग्रीन गॉड से सामान निकलवाना। उन्हें मालूम है कि वो हम पर भरोसा कर सकते हैं। सब चीजें ले ली तो फिर चलो। हैरी हैग्रिड के पीछे पीछे चट्टान पर आ गया। अब आसमान बिल्कुल साफ था और समुद्र सूरज की रोशनी में चमक रहा था। वर्नॉन अंकल जो नाव किनारे पर लाए थे वह भी वहीं थी। हालांकि तूफान के कारण उसके पेंदे में बहुत सा पानी भर गया था। आप यहाँ कैसे आए थे? हैरी ने पूछा, क्योंकि दूसरी नाव कहीं नजर नहीं आ रही थी। उड़कर आए थे, हैग्रिड ने कहा। उड़कर? हाँ, परंतु हम लोग इस नाव में वापस चलेंगे। अब तुम हमें मिल गए हो हैरी, इसलिए हमारा जादू करना ठीक नहीं रहेगा। वे नाव में बैठ गए। हैरी अब भी हैग्रिड को घूर रहा था और यह कल्पना करने की कोशिश कर रहा था कि हैग्रिड उड़ते समय कैसा लग रहा होगा। वैसे नाव चलाने में हमें शर्म आ रही है, हैग्रिड ने एक बार फिर हैरी को कनखियों से देखते हुए कहा। क्या हम नाव को थोड़ा सा तेज कर दें ताकि हम जल्दी से पहुंच जाएं, बशर्ते तुम इसका जिक्र हॉगवर्ट्स में ना करो। बिल्कुल नहीं करूंगा, हैरी ने कहा, जो जादू के और कमाल देखने के लिए उत्सुक था। हैग्रिड ने अपनी गुलाबी छतरी बाहर निकाली, उसे नाव के किनारे पर 2 बार ठोका और नाव तेजी से किनारे की तरफ चल पड़ी।
ग्रीन गॉड को लूटने की कोशिश करना पागलपन क्यों है? हैरी ने पूछा। मंत्र है, टोटके हैं, हैग्रिड ने कहा और ये बोलते समय अपना अखबार खोल लिया। लोग कहते हैं कि भारी सुरक्षा वाली तिजोरियों की रक्षा के लिए तो वहाँ पर ड्रैगन भी हैं और फिर वहाँ रास्ता ढूंढना भी आसान काम नहीं है। ग्रीन गॉड लंदन के सैकड़ों मील नीचे है, अंडरग्राउंड से भी नीचे गहराई में। अगर आपके हाथ कोई चीज लग भी गई तो भी आप बाहर निकलने की कोशिश में भूखे मर जाएंगे। जब हैग्रिड अपना अखबार दैनिक जादूगर पढ़ रहा था तो हैरी बैठा बैठा इस बारे में सोचता रहा। हैरी ने वर्नॉन अंकल से सीखा था कि जब लोग अखबार पढ़ते हैं तो उनसे बात नहीं करना चाहिए, परंतु चुप रहना बहुत मुश्किल था। जिंदगी में कभी उसके दिमाग में इतने सारे सवाल एक साथ नहीं आए थे। जादू का मंत्रालय हमेशा की तरह गड़बड़ मचा रहा है, हैग्रिड पेज पलटते हुए बुदबुदाया। क्या जादू का भी मंत्रालय होता है? हैरी अपने आप को रोक पाए इससे पहले ही उसके मुंह से निकल गया। हाँ, हैग्रिड ने कहा। सब चाहते थे कि डंबलडोर मंत्री बन जाए, पर वे हॉगवर्ट्स छोड़ने को तैयार नहीं थे। इसलिए बूढ़े कॉर्नेलियस फज को मंत्री बना दिया गया। दुनिया में उससे बड़ा अनाड़ी नहीं मिलेगा। वह हर रोज डंबलडोर के पास ढेर सारे उल्लुओं की फौज भेज देता है उनसे सलाह मांगने के लिए। परंतु जादू का मंत्रालय करता क्या है? उनका मुख्य काम यह देखना है कि मगलुओं को यह पता न चले कि देश में जादूगर और जादूगरनियां हैं। क्यों? हे भगवान हैरी, हर आदमी चाहेगा कि उसकी समस्या जादू से सुलझ जाए। नहीं, हम इन झंझटों से दूर रहना चाहते हैं। हम इन झंझटों से दूर ही भले हैं। इसी पल नाव बंदरगाह की दीवार से धीमे से टकराई। हैग्रिड ने अखबार मोड़ा और वे पत्थर की सीढ़ियों से चढ़कर सड़क पर पहुंच गए। जब वे छोटे से कस्बे से होते हुए स्टेशन की तरफ बढ़े तो आसपास गुजरने वाले लोग बुरी तरह से उन्हें घूर रहे थे। हैरी उन्हें दोष नहीं दे सकता था। न सिर्फ हैग्रिड औरों से दुगना लंबा था, बल्कि वो पार्किंग मीटर जैसी साधारण चीजों को देख देखकर उनकी तरफ इशारा कर रहा था और जोर से चिल्ला रहा था। देखो हैरी, देखो, इन मगलुओं के दिमाग में भी कहां से विचार आ जाते हैं। हैग्रिड, हैरी ने हाँफते हुए कहा, क्योंकि हैग्रिड के साथ चलने के लिए उसे लगभग भागना पड़ रहा था। क्या सचमुच ग्रिंगॉट में ड्रैगन्स हैं? हमने सुना है, हैग्रिड बोला। सच कहे तो हम भी ड्रैगन पालना चाहते हैं। आप ड्रैगन पालना चाहते हैं? जब हम बच्चे थे तभी से हमारे मन की इच्छा है। लो, हम आ गए। वे लोग स्टेशन पहुंच गए थे। 5 मिनट बाद एक ट्रेन लंदन जाने वाली थी। हैग्रिड को मगलुओं के पैसे की समझ नहीं थी, इसलिए उसने हैरी को नोट दे दिए ताकि वो उनके लिए टिकट खरीद ले। ट्रेन में लोग उनकी तरफ और भी ज्यादा घूर रहे थे। हैग्रिड 2 सीटों पर बैठा था और पीले गोल तंबू जैसी कोई चीज बुन रहा था। तुम्हारे पास चिट्ठी है ना हैरी? उसने फंदे गिनते हुए पूछा। हैरी ने लिफाफे को अपनी जेब से बाहर निकाला। ठीक है, हैग्रिड ने कहा। इसमें वो सारा सामान लिखा है जिसकी तुम्हें जरूरत है। हैरी ने कागज के दूसरे टुकड़े को खोलकर देखा, जिसे उसने पिछली रात को नहीं पढ़ा था। इसमें लिखा था, हॉगवर्ट्स जादूगरी और तंत्र का विद्यालय, यूनिफॉर्म। फर्स्ट ईयर के बच्चों को इन चीजों की जरूरत होगी। 3 जोड़ी काम करने के सादे दुशाले, एक सादी नुकीली टोपी काली दिन में पहनने के लिए, एक जोड़ी सुरक्षा दस्ताने ड्रैगन के चमड़े के या इससे मिलते जुलते, एक चोगा जाड़े में पहनने के लिए काला सफेद डोरी वाला। कृपया ध्यान रखें कि सभी विद्यार्थियों के कपड़ों पर उनके नाम के टैग लगे होने चाहिए। कोर्स की किताबें, सभी विद्यार्थियों को नीचे लिखी किताबों की एक प्रति लानी होगी। मंत्रों की सुरक्षा किताब भाग 1, मिराल्डा गोशॉक, जादू का इतिहास, बाथिल्डा बैकशॉट, जादुई किताब, एडलबर्ट वैफलिंग, रूप परिवर्तन की शुरुआती किताब, एमरिक स्विच, 1000 जड़ी बूटियां और फफूंदियां, फिलिडा स्पोर, जादुई काढ़े, ऑर्सेनियस जिगर, विचित्र जानवर उन्हें कहाँ ढूंढा जाए, न्यूट स्कैमेंडर, गुप्त कलाओं से रक्षा, क्वेंटिन ट्रिम्बल। अन्य सामग्री, एक जादुई छड़ी, एक कढ़ाई जस्ते की स्टैंडर्ड साइज 2, एक जोड़ी कांच या स्फटिक की शीशियां, एक दूरबीन, एक जोड़ी पीतल के तराजू। विद्यार्थी चाहें तो उल्लू या मिल्ली या मेढक भी ला सकते हैं। विद्यार्थियों के माता पिता ध्यान रखें कि फर्स्ट ईयर के बच्चों को जादुई झाड़ू लाने की इजाजत नहीं है। क्या ये सब सामान हमें लंदन में मिल जाएगा? हैरी ने हैरान होकर जोर से पूछा। हाँ, पर आपको सही जगह मालूम होनी चाहिए, हैग्रिड ने कहा। हैरी पहले कभी लंदन नहीं आया था। हालांकि हैग्रिड को मालूम था कि उसे कहाँ जाना है, परंतु जाहिर था कि उसे आम तरीके से जाने की आदत नहीं थी। वो प्लेटफॉर्म पर टिकट बैरियर में फंस गया और हल्ला मचाने लगा कि मगलुओं की सीटें बहुत छोटी होती हैं और उनकी ट्रेनें बहुत धीमी चलती हैं। हम नहीं जानते कि जादू के बिना मगलुओं का काम कैसे चलता है, यह उसने तब कहा जब वे टूटी फूटी ऑटोमेटिक सीढ़ी पर चढ़े, जो उन्हें एक भीड़ भरी सड़क पर ले गई जिसके दोनों तरफ दुकानें बनी थी। हैग्रिड इतना लंबा चौड़ा था कि उसे देखते ही भीड़ छट जाती थी। हैरी को बस इतना करना था कि वो उसके पीछे पीछे चले।
वे किताबों की दुकानों, म्यूजिक स्टोर्स, हैमबर्गर बार और सिनेमा घर के पास से गुजरे, परंतु एक भी दुकान ऐसी नहीं दिख रही थी जिसे देखकर लगे कि वहां जादुई छड़ी मिल सकती है। यह सामान्य लोगों से भरी एक सामान्य सड़क थी। क्या सचमुच जादूगरों का ढेर सारा सोना उनके नीचे मीलों गहराई में दबा हुआ था? क्या सचमुच ऐसी दुकानें थी जहां मंत्रों की किताबें और जादुई छड़ियां मिलती थी? कहीं डसली परिवार ने उसके साथ कोई भयंकर मजाक तो नहीं किया? अगर हैरी को यह पता न होता कि डसली परिवार को मजाक करना नहीं आता, तो वो शायद ऐसा जरूर सोच सकता था। हालांकि हैग्रिड ने जो भी कुछ बताया था वह सब कल्पना से परे था, फिर भी हैरी को उसकी बात पर यकीन था। हैग्रिड ने रुकते हुए कहा, यह रही रिश्ती कढ़ाई। यह एक मशहूर जगह है। रिश्ती कढ़ाई एक छोटा गंदा सा बियर बार था। अगर हैग्रिड ने उसकी तरफ इशारा न किया होता तो हैरी उसे नहीं देख पाता। आसपास से तेजी से गुजरते हुए लोग उसकी तरफ नहीं देख रहे थे। उनकी निगाहें तो इस तरफ की किताबों की बड़ी दुकान से उस तरफ की रिकॉर्ड शॉप की तरफ सीधी जा रही थी, जैसे उन्हें रिश्ती कढ़ाई नजर ही नहीं आ रही हो। दरअसल हैरी को यह अजीब एहसास हो रहा था कि सिर्फ उसे और हैग्रिड को ही दिख रही थी। इससे पहले कि वह यह कह पाए, हैग्रिड उसे खींचकर अंदर ले गया। मशहूर जगह के हिसाब से यहाँ कुछ ज्यादा ही अंधेरा और गंदगी थी। कुछ बूढ़ी महिलाएं एक कोने में बैठकर छोटे गिलासों में शेरी पी रही थीं। उनमें से एक लंबा पाइप पी रही थी। ऊंची टोपी पहने एक नाटा आदमी बूढ़े मैनेजर से बात कर रहा था, जो काफी गंजा था और किसी पिलपिले अखरोट की तरह दिख रहा था। जब वे अंदर घुसे तो बातचीत की आवाजें थम गईं। लगता था वहां सब लोग हैग्रिड को जानते थे। उन लोगों ने उसकी तरफ देखकर हाथ हिलाया और मुस्कुराए। मैनेजर ने गिलास की तरफ हाथ बढ़ाया और पूछा, हैग्रिड, हमेशा वाला ही पियोगे ना? नहीं पी सकते टॉम, हम हॉगवर्ट्स के काम से आए हैं। हैग्रिड ने हैरी के कंधे पर अपना भारी हाथ ठोकते हुए कहा, जिसकी वजह से हैरी के घुटने झुक गए। हे भगवान, मैनेजर ने हैरी की तरफ देखते हुए कहा, क्या यह हो सकता है? रिश्ती कढ़ाई अचानक पूरी तरह शांत और खामोश हो गई। भगवान भला करे, बूढ़ा मैनेजर बोला। हैरी पॉटर, कितने सम्मान की बात है। वह बार के पीछे से लपककर बाहर आया, हैरी की तरफ दौड़ा और उसके हाथ अपने हाथों में ले लिया। उसकी आंखों में आंसू भरे थे। हमारी दुनिया में स्वागत है मिस्टर पॉटर, स्वागत है। हैरी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे। सब लोग उसी की तरफ देख रहे थे। पाइप पीने वाली बूढ़ी महिला पाइप खींचे जा रही थी और उसे पता ही नहीं चला कि पाइप कब बुझ चुका था। हैग्रिड का चेहरा चमक रहा था। फिर बहुत सी कुर्सियों के खिसकने की तेज खरखराहट सुनाई दी और अगले ही पल रिश्ती कढ़ाई के सभी लोग उससे हाथ मिला रहे थे। डोरिस क्रॉकफोर्ड, मिस्टर पॉटर, मुझे यकीन नहीं होता कि मैं आपसे मिल रही हूँ। मुझे गर्व है मिस्टर पॉटर, मुझे बहुत गर्व है। हमेशा से आपसे मिलना चाहता था। मैं खुशी के मारे पागल हो रहा हूँ। मैं बता नहीं सकता कि आपसे मिलकर कितनी खुशी हुई। मेरा नाम डिडलस डिगल है। मैंने आपको पहले भी देखा है, हैरी ने कहा, जब डिडलस डिगल की टोपी रोमांच के कारण गिर गई। आपने मुझे एक बार दुकान में देखकर सिर झुकाया था। उसे याद है, डिडलस डिगल ने चिल्लाते हुए चारों तरफ देखा। सुना तुमने? उसे याद है। हैरी ने बार बार हाथ मिलाए। डोरिस क्रॉकफोर्ड हाथ मिलाने के लिए बार बार आती रही। एक पीला सा युवक रास्ता बनाते हुए आगे आया। वह बहुत घबराया दिख रहा था। उसकी एक आंख फड़क रही थी। प्रोफेसर क्विरल, हैग्रिड ने कहा। हैरी, प्रोफेसर क्विरल हॉगवर्ट्स में तुम्हारे टीचर होंगे। पॉटर, प्रोफेसर क्विरल ने हकलाते हुए कहा और उन्होंने हैरी का हाथ कसकर पकड़ लिया। बता नहीं सकता, मैं आपसे मिलकर कितना खुश हूँ। आप किस तरह का जादू सिखाते हैं प्रोफेसर क्विरल? गुप्त कलाओं से रक्षा, प्रोफेसर क्विरल ने फुसफुसाते हुए कहा, जैसे इस बारे में वह सोचना न चाहते हो। वैसे तुम्हें इसे सीखने की जरूरत नहीं है ना पॉटर? वे घबराहट में हंसे। मुझे लगता है तुम अपना सामान लेने आए होगे। मुझे भी खून चूसने वाले भूतों पर एक नई किताब खरीदनी है। वे इस विचार से ही आतंकित दिख रहे थे, परंतु दूसरे लोग ये सहन नहीं कर पा रहे थे कि प्रोफेसर क्विरल हैरी पर कब्जा किए रहे। उन सबसे पीछा छुड़ाने में लगभग 10 मिनट लग गए। आखिरकार हैग्रिड ने अपनी आवाज शोरगुल से ऊंची करने में सफलता पाई। अब चलना चाहिए, बहुत सारा सामान खरीदना है। चलो हैरी। डोरिस क्रॉकफोर्ड ने हैरी से आखिरी बार हाथ मिलाया और हैग्रिड हैरी को बार के अंदर ले गया। अंदर दीवारों से घिरा एक छोटा सा अहाता था, जहाँ एक कूड़ेदान था और कुछ जंगली पौधों के सिवाय कुछ भी नहीं था। हैग्रिड ने हैरी की तरफ देखकर दांत निकाले। हमने तुमसे कहा था ना कि तुम मशहूर हो। यहाँ तक कि प्रोफेसर क्विरल भी तुमसे मिलते समय कांप रहे थे। वैसे यह जान लो, वो हमेशा ही कांपते रहते हैं। क्या वे हमेशा ही इतने घबराए रहते हैं?
हाँ बेचारे, बहुत तेज दिमाग था। जब तक वे किताबों से पढ़ते रहे तब तक बिल्कुल ठीक ठाक थे, परंतु फिर उन्होंने असली अनुभव लेने के लिए 1 साल की छुट्टी ली। लोग कहते हैं वे काले जंगल में खून चूसने वाले भूतों से मिले और एक चुड़ैल के कारण उन्हें बहुत मुश्किलें आई। इसके बाद वे पहले जैसे नहीं रहे। वे विद्यार्थियों से डरते हैं, अपने खुद के विषय से डरते हैं। अब हमारी छतरी कहाँ है? खून चूसने वाले भूत, चुड़ैलें, हैरी का दिमाग घूम गया। इस बीच हैग्रिड कूड़ेदान के ऊपर वाली दीवार पर ईंटें गिन रहा था। 3 ऊपर, 2 बगल में। वह बुदबुदा रहा था। ठीक है, पीछे हटो हैरी। उसने अपनी छतरी की नोक से दीवार को 3 बार ठोका। जिस ईंट को उसने छुआ था वह थरथराई, कांपी और फिर बीच में एक छोटा सा छेद नजर आया जो चौड़ा होता गया। 1 सेकंड बाद उन्हें एक मेहराबदार रास्ता दिखा जो इतना बड़ा था कि हैग्रिड भी उसमें आराम से जा सकता था। इस मेहराबदार रास्ते के उस पार पैबंद लगी सड़क थी जो घुमावदार थी और आगे जाकर मोड़ पर गुम हो जाती थी। छू मंतर गली में तुम्हारा स्वागत है, हैग्रिड ने कहा। हैरी को आश्चर्य हुआ कि वह दांत दिखा रहा था। फिर वे लोग मेहराबदार रास्ते से अंदर गए। हैरी ने जल्दी से सिर घुमाकर देखा कि मेहराबदार रास्ता तत्काल एक बार फिर से ठोस दीवार में बदल गया था। सबसे पास वाली दुकान के बाहर रखी कढ़ाइयों का ढेर सूरज की रोशनी में चमक रहा था। उनके ऊपर लटके साइन बोर्ड पर लिखा था, कढ़ाइयाँ हर साइज की, तांबे, पीतल, जस्ते, चांदी की, अपने आप तलने वाली, फोल्ड होने वाली। हाँ, तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी, हैग्रिड ने कहा, पर सबसे पहले तुम्हारे पैसे निकलवाने होंगे। हैरी सोच रहा था कि काश उसकी 8 आंखें होती। सड़क पर चलते समय वह हर दिशा में अपना सिर घुमा रहा था और एक साथ सब चीज़ों को देखने की कोशिश कर रहा था। दुकानें, उनके बाहर रखी चीज़ें, सामान खरीदते लोग। औषधियों की दुकान के बाहर वे एक गोल-मटोल औरत के पास से गुजरे जो अपना सिर हिला रही थी और कह रही थी, ड्रैगन लीवर 17 सिकल का 1 औंस। यह लोग तो पागल हो गए हैं। एक अंधेरी दुकान से उल्लुओं के बोलने की धीमी धीमी आवाजें आ रही थीं, जिसके साइन बोर्ड पर लिखा था, आई लव्स उल्लू एम्पोरियम, पिंगल, घुग्गू, करेल, भूरे और सफेद उल्लू। हैरी की उम्र के कई बच्चे खिड़की पर अपनी नाक गड़ाए रखे थे जिसके अंदर जादुई झाड़ुएं रखी थी। देखो, हैरी ने एक को कहते सुना, नई निम्बस 2000 सबसे तेज। वहां पर ऐसी दुकानें थी जहां दुशाले और दूरबीनें बिक रही थी और चांदी के अजीब से यंत्र भी जिन्हें हैरी ने पहले कभी नहीं देखा था। खिड़कियों में चमगादड़ के स्प्लीन और ईल मछली की आंखों के ढेर लगे थे। मंत्रों की किताबों के गट्ठर, चमड़े के कागज के रोल और कलमे, जादुई काढ़े की बोतलें, चंद्रमा के ग्लोब। ग्रीन गॉट, हैग्रिड ने कहा। वे एक बर्फ जैसी सफेद इमारत के पास पहुंच गए थे जो बाकी सभी दुकानों से बहुत ऊंची थी। उसके कांसे के चमकते दरवाजे के पास लाल और सुनहरी यूनिफॉर्म पहने हुए खड़ा था। हाँ, पिशाच है, हैग्रिड ने धीमे से कहा जब वे लोग सफेद पत्थर की सीढ़ियां चढ़ते हुए उसकी तरफ बढ़े। पिशाच हैरी से कुछ इंच नाटा होगा। उसका चेहरा सांवला और चालाक सा था। उसकी दाढ़ी नुकीली थी और हैरी ने देखा कि उसकी उंगलियां और पैर बहुत लंबे थे। जब वे लोग अंदर घुसने लगे तो उसने सिर झुकाकर उनका अभिवादन किया। अब उनके सामने एक और दरवाज़ा था जो चांदी का था और उस पर यह शब्द लिखे थे, अंदर आइए अजनबी, परंतु ध्यान रखिए आप, लालच होता है महापाप। क्योंकि वे लोग जो योग्य नहीं होते फिर भी है लेते, वे वक्त आने पर उसकी बहुत बड़ी कीमत है देते। इसलिए अगर आप खोज रहे हो जो हमारे फर्श के नीचे, वह खजाना जो आपका नहीं है, न आगे न पीछे, तो चोर महाशय आपको चेतावनी दे दी गई है, रहना सावधान। आपको खजाना ही नहीं कुछ और भी मिलेगा, इसका रखना ध्यान। जैसा हमने कहा था, इसे लूटने की कोशिश करना पागलपन होगा, हैग्रिड ने कहा। जब वे चांदी के दरवाजे से अंदर जा रहे थे तो पिशाचों की एक जोड़ी ने उन्हें सलाम किया और अब वे संगमरमर के एक बड़े हॉल में थे। 100 से भी अधिक पिशाच एक लंबे काउंटर के पीछे ऊंचे स्टूलों पर बैठकर मोटे मोटे लेजरों में लिख रहे थे। पीतल के तराजुओं में सिक्के तौल रहे थे। आंखों पर लेंस लगाकर कीमती रत्नों की जांच कर रहे थे। हॉल से बाहर जाने वाले दरवाजे इतने सारे थे कि उन्हें गिना नहीं जा सकता था। बहुत से पिशाच वहां पर खड़े थे और दरवाजों से आने जाने में लोगों की मदद कर रहे थे। हैग्रिड और हैरी काउंटर की तरफ बढ़े। गुड मॉर्निंग, हैग्रिड ने खाली बैठे पिशाच से कहा। हम लोग मिस्टर हैरी पॉटर की तिजोरी से पैसे निकलवाना चाहते हैं। आपके पास उनकी चाबी है सर? यहीं कहीं पर होगी, हैग्रिड ने कहा और फिर वो अपनी जेब का सारा सामान काउंटर पर खाली करने लगा।
ऐसा करते समय कुत्ते के फफूंद लगे कुछ बिस्कुट पिशाच के रजिस्टर पर गिर गए। पिशाच ने अपनी नाक सिकोड़ी। हैरी ने देखा कि उनकी दाईं तरफ बैठा पिशाच माणिकों का ढेर तौल रहा था, जो दहकते हुए अंगारों जितने बड़े थे। मिल गई, हैग्रिड ने कहा। उसके हाथ में एक छोटी सुनहरी चाबी थी। पिशाच ने इसे करीब ले जाकर ध्यान से देखा। यह ठीक लगती है, और हम प्रोफेसर डंबलडोर की चिट्ठी भी लाए हैं। हैग्रिड ने अपने आप को महत्वपूर्ण दिखाते हुए और अपना सीना बाहर निकालते हुए कहा। यह उसके बारे में है जो आप जानते हैं, तिजोरी नंबर 713। पिशाच ने उस पत्र को बहुत ध्यान से पढ़ा। बहुत अच्छा, उसने हैग्रिड को पत्र वापस करते हुए कहा। मैं आपके साथ किसी को भेज देता हूँ जो आपको इन दोनों तिजोरियों तक ले जाएगा। ग्रिपोक। ग्रिपोक एक और पिशाच था। हैग्रिड ने जब कुत्ते के सभी बिस्कुट एक बार फिर से अपनी जेब में भर लिए तो इसके बाद वह और हैरी ग्रिपोक के पीछे पीछे हॉल से बाहर जाने वाले एक दरवाजे की तरफ बढ़े। तिजोरी नंबर 713 में वह क्या चीज़ है जिसे आप जानते हैं? हैरी ने पूछा। तुम्हें नहीं बता सकते, हैग्रिड ने रहस्य भरी आवाज़ में कहा। एकदम खुफिया है, हॉगवर्ट्स का काम है। डंबलडोर ने हम पर भरोसा किया है। तुम्हें बताने का मतलब है अपनी नौकरी गंवाना। ग्रिपोक ने उनके लिए दरवाज़ा खोला। हैरी उम्मीद कर रहा था कि यहाँ भी संगमरमर का फर्श होगा, परंतु उसे हैरानी हुई। वे लोग पत्थर के एक संकरे गलियारे में थे जिसमें जलती मशालों से रोशनी हो रही थी। गलियारे में नीचे की तरफ सीधी ढलान थी और फर्श पर छोटी पटरियां बिछी थी। ग्रिपोक ने सीटी बजाई और एक छोटी सी गाड़ी पटरियों पर धड़कती हुई उनकी तरफ आ गई। वे उसमें चढ़े। हैग्रिड थोड़ी दिक्कत से चढ़ पाया और वे चल दिए। पहले तो वे सिर्फ घुमावदार गलियारों की भूल भुलैया में ही इधर से उधर घूमते रहे। हैरी ने रास्ता याद करने की कोशिश की। बाएं, दाएं, दाएं, बाएं, बीच वाला रास्ता, दाएं, बाएं, परंतु याद रख पाना असंभव था। दड़दड़ाती हुई गाड़ी को रास्ता मालूम था क्योंकि ग्रिपोक गाड़ी चला नहीं रहा था, वह अपने आप चल रही थी। हैरी की आंखें दुखने लगी क्योंकि उसके मुंह पर ठंडी हवा की थपेड़ी सी पड़ रही थी। फिर भी वो अपनी आंखें फाड़ कर देखता रहा। एक बार तो उसे लगा जैसे गलियारे के मोड़ पर उसे आग का गोला दिखाई दिया और वह यह देखने के लिए मुड़ा कि क्या यह ड्रैगन था, परंतु बहुत देर हो चुकी थी। वे लोग और गहराई में उतरते चले गए। जमीन के अंदर बनी एक झील के पास से गुजरे जहां स्टैलेक्टाइट छत से लटकते चूने के खंभे और स्टैलेग्माइट फर्श से ऊपर जाते हुए चूने के खंभे थे। गाड़ी के शोरगुल से अधिक तेज आवाज में बोलते हुए हैरी ने हैग्रिड से पूछा, मैं नहीं जानता कि स्टैलेग्माइट और स्टैलेक्टाइट में क्या अंतर होता है। स्टैलेग्माइट में एम होता है, हैग्रिड ने कहा, और हमसे इस समय कोई सवाल मत पूछो, हमें लगता है हमारी तबीयत खराब हो रही है। हैग्रिड का चेहरा फक पड़ गया था जब गाड़ी आखिरकार गलियारे की दीवार में एक छोटे से दरवाजे के पास रुकी तो हैग्रिड नीचे उतरा। उसके घुटने इतनी तेजी से कांप रहे थे कि दीवार का सहारा लेना पड़ा। ग्रिपोक ने दरवाजे का ताला खोला। अंदर से काफी सारा हरा धुआं तैरता हुआ निकला और जब वो साफ हुआ तो हैरी का मुंह खुला रह गया। अंदर सोने के सिक्कों का ढेर था, चांदी का अंबार लगा था, छोटे कांसे के नट तो अनगिनत थे। सब तुम्हारा है हैरी, हैग्रिड ने मुस्कुराते हुए कहा। यह सब हैरी का था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। डर्सली परिवार को इस बारे में पता नहीं था, वरना उन्होंने चुटकियों में यह सब हथिया लिया होता। वे हैरी को हमेशा ताना देते रहते थे कि उसको पालने में उन्हें कितना खर्च करना पड़ता है, और इस पूरे समय उसके नाम एक छोटा सा खजाना लंदन के नीचे गहराई में दबा हुआ था। हैग्रिड ने इनमें से कुछ सिक्कों को बैग में भरने में हैरी की मदद की। सोने के सिक्कों को गैलियन कहते हैं, उसने समझाया। एक गैलियन में 17 चांदी के सिक्कल होते हैं और एक सिक्कल में 39 नट होते हैं। यह बहुत आसान है, ठीक है? इतना 2 साल के लिए काफ़ी होगा। हम बाकी पैसे तुम्हारे भविष्य के लिए बचा कर रखेंगे। वह ग्रिपोक की तरफ मुड़ा। अब तिजोरी नंबर 713, और मेहरबानी करके क्या हम थोड़े धीमे चल सकते हैं? गाड़ी एक ही स्पीड से चलती है, ग्रिपोक ने कहा। वे लोग अब और भी गहराई में जा रहे थे और उनकी गाड़ी रफ्तार पकड़ रही थी। जब वे संकरे मोड़ पर मुड़कर धड़धड़ाते हुए आगे बढ़े तो हवा बहुत ठंडी हो गई। अब वे एक अंडरग्राउंड दर्रे के ऊपर से तेजी से गुजर रहे थे और हैरी ने गाड़ी के किनारे से झांक कर देखने की कोशिश की कि अंधेरी तलहटी में क्या था, परंतु हैग्रिड ने कराते हुए उसकी गर्दन पकड़कर उसे पीछे खींच लिया। तिजोरी नंबर 713 में चाबी लगाने का कोई छेद नहीं था। पीछे खड़े रहो, ग्रिपोक ने रौब झाड़ते हुए कहा। उसने दरवाजे को अपनी लंबी उंगली से हल्के से ठोका और दरवाजा पिघल गया। ग्रिपोक ने कहा, अगर ग्रीनगॉट के पिशाच के अलावा किसी और ने ऐसा करने की कोशिश की होती तो दरवाजा उसे अंदर चूस लेता और वह अंदर फंसा रह जाता। आप कितने दिनों बाद दरवाजा खोलकर यह देखते हैं कि कहीं कोई अंदर तो नहीं? हैरी ने पूछा। लगभग हर 10 साल बाद, ग्रिपोक ने बहुत गंदे तरीके से मुस्कुराते हुए कहा।
हैरी को विश्वास था कि इस भारी सुरक्षा वाली तिजोरी के अंदर कोई सचमुच असाधारण चीज होगी, इसलिए वो उत्सुकता से आगे की तरफ झुका। उसे उम्मीद थी कि कम से कम यहाँ पर उसे बेशकीमती हीरे जवाहरात दिखेंगे ही, परंतु पहली नजर में तो उसे लगा जैसे तिजोरी खाली है। फिर उसे फर्श पर भूरे कागज में लिपटा एक गंदा सा छोटा पैकेट दिखाई दिया। हैग्रिड ने उसे उठाया और अपने कोट के अंदर रख लिया। हैरी यह जानने के लिए बहुत उत्सुक था कि पैकेट में क्या था, परंतु वह यह भी जानता था कि पूछने से कोई फायदा नहीं होगा। चलो एक बार फिर उस बेहुदा गाड़ी में चढ़ जाओ और वापस लौटते समय हमसे बात मत करना। बेहतर होगा अगर हम अपना मुंह बंद रखें, हैग्रिड ने कहा। गाड़ी की एक और भीषण यात्रा के बाद वे ग्रीनगॉट के बाहर सूरज की रोशनी में खड़े थे और उनकी आंखें चौंधिया रही थी। हैरी को समझ में नहीं आ रहा था कि दौड़ लगाकर सबसे पहले कहाँ जाए, क्योंकि अब उसके पास पैसों का बैग भरा था। वह यह तो नहीं जानता था कि 1 पाउंड में कितने गैलियन होते हैं, परंतु वो इतना ज़रूर जानता था कि उसके पास पूरी जिंदगी में जितना पैसा रहा था उससे बहुत ज़्यादा पैसा इस वक्त उसके हाथ में था। डडली के पास जितना पैसा रहता था उससे भी कहीं ज़्यादा। अब तुम्हारी यूनिफॉर्म ले लें, हैग्रिड ने कहा और एक दुकान की तरफ देखकर सिर हिलाया जिस पर लिखा था मैडम मेल्किन के दुशाले, हर मौके के लिए। सुनो हैरी, तुम्हें बुरा नहीं लगेगा अगर हम रिश्ती कढ़ाई में जाकर थोड़ा ताकत बटोर लें? हमें ग्रीनगॉट की गाड़ियों से नफरत है। वह अब भी थोड़ा बीमार दिख रहा था, इसलिए हैरी मैडम मेल्किन की दुकान में अकेला ही अंदर गया और वह घबराया हुआ था। मैडम मेल्किन एक गोल मटोल और मुस्कुराती हुई जादूगरनी थी जो ऊपर से नीचे तक बैंगनी कपड़े पहने थी। हॉगवर्ट्स बेटे, हैरी के कुछ बोलने से पहले ही वे बोल पड़ी। यहाँ पर तुम्हारा सामान है। एक और बच्चा भी दुशाले का नाप दे रहा है। दुकान के पिछले हिस्से में पीले नुकीले चेहरे वाला एक लड़का स्टूल पर खड़ा था, जबकि एक जादूगरनी उसके लंबे काले दुशाले में पिन लगा रही थी। मैडम मेल्किन ने उसके पास वाले स्टूल पर हैरी को खड़ा कर दिया, उसके सिर पर एक लंबा दुशाला डाला और सही ऊंचाई पर पिन लगाना शुरू किया। हेलो, लड़के ने कहा। हॉगवर्ट्स? हाँ, हैरी ने कहा। मेरे डैड बगल वाली दुकान में मेरे लिए किताबें खरीद रहे हैं और मम्मी सड़क के आगे की तरफ जादुई छड़ियाँ देख रही हैं, लड़के ने कहा। उसकी आवाज़ बोरियत भरी थी और वह धीरे धीरे बोल रहा था। फिर मैं उन लोगों को खींच कर ले जाऊंगा क्योंकि मुझे उड़ने वाली झाड़ू देखना है। मुझे नहीं मालूम कि फर्स्ट ईयर में हमें झाड़ू रखने की इजाज़त क्यों नहीं है। मुझे लगता है मैं डैडी को धमका कर मना लूंगा कि वे मुझे एक झाड़ू दिला दें और फिर मैं उसे किसी तरह चोरी से अंदर ले जाऊंगा। यह सुनकर हैरी को डडली की याद आ गई। क्या तुम्हारे पास तुम्हारी झाड़ू है? लड़के ने आगे कहा। नहीं, हैरी ने जवाब दिया। क्विडिच खेलते हो? नहीं, हैरी ने एक बार फिर कहा और वह हैरान रह गया कि यह क्विडिच क्या भला है। मैं खेलता हूँ। डैडी कहते हैं अगर मुझे मेरे हाउस की टीम में नहीं लिया गया तो यह अन्याय होगा और मुझे कहना पड़ेगा कि मैं उनकी बात से सहमत हूँ। क्या तुम्हें मालूम है कि तुम किस हाउस में जाओगे? नहीं, हैरी ने कहा और वह हर मिनट अपने आप को अधिक मूर्ख महसूस कर रहा था। वैसे तो वहां पहुंचने से पहले सचमुच कोई नहीं जानता कि वो किस हाउस में रहेगा, परंतु मैं जानता हूँ कि मैं नागशक्ति में रहूंगा। हमारा पूरा परिवार उसी में रहा है। जरा मेहनत कश में रहने की कल्पना करो। मुझे लगता है कि मैं तो स्कूल ही छोड़ दूंगा। और तुम? हैरी ने कहा और वह चाहता था कि वह कोई अधिक रोचक बात कह सके। मैं कहता हूँ जरा उस आदमी को तो देखो, लड़के ने अचानक सामने वाली खिड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा। वहां पर हैग्रिड खड़ा था और हैरी की तरफ देखकर दांत दिखा रहा था। उसने 2 बड़ी आइसक्रीमों की तरफ इशारा किया ताकि हैरी समझ सके कि वह अंदर क्यों नहीं आ सकता था। वह हैग्रिड है, हैरी ने कहा। उसे खुशी थी, उसे कोई तो बात मालूम थी जो उस लड़के को नहीं मालूम थी। वह हॉगवर्ट्स में काम करता है। अच्छा, लड़के ने कहा। मैंने उसके बारे में सुना है। वो एक तरह से नौकर है ना? वह चाबियों का रखवाला है, हैरी ने कहा। गुजरने वाले हर पल के साथ हैरी उस लड़के को कम पसंद करता जा रहा था। हाँ, वही तो। मैंने सुना है कि वो थोड़ा जंगली किस्म का है। स्कूल के मैदान में एक झोपड़ी में रहता है और हर कुछ दिनों में शराब पी लेता है, जादू करने की कोशिश करता है और अंत में अपने ही बिस्तर में आग लगा लेता है। मुझे लगता है कि वो बहुत होशियार है, हैरी ने ठंडेपन से कहा। क्या सचमुच? लड़के ने हल्के व्यंग से कहा। वह तुम्हारे साथ क्यों है? तुम्हारे मम्मी डैडी कहाँ हैं? वे मर चुके हैं, हैरी ने छोटा सा जवाब दिया। वो इस लड़के के साथ इस बारे में ज़्यादा बातें करने के मूड में नहीं था। ओह सॉरी, लड़के ने कहा, परंतु उसकी आवाज़ से लग नहीं रहा था कि जैसे उसे ज़रा भी अफसोस हुआ हो। पर वे हमारी तरह के थे, है ना? अगर तुम्हारा यही मतलब है तो हाँ, वे जादूगर और जादूगरनी थे। मैं सोचता हूँ कि उन्हें दूसरी तरह के लोगों को अंदर आने ही नहीं देना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है? वे लोग हमारी तरह के नहीं होते। उन लोगों को इस तरह से नहीं पाला जाता कि उन्हें हमारे तौर तरीकों की जानकारी रहे।
जरा सोचो तो सही, उनमें से कुछ तो हॉगवर्ट्स का नाम ही पहली बार तब सुनते हैं जब उन्हें चिट्ठी मिलती है। मुझे लगता है कि उन्हें जादू को पुराने जादूगर परिवार तक ही सीमित रखना चाहिए। वैसे तुम्हारा सरनेम क्या है? परंतु उससे पहले कि हैरी जवाब दे पाए, मैडम मेल्किन बोल पड़ी। अब आपका काम हो गया बेटे। हैरी उस बच्चे से बात करना बंद करना चाहता था और किसी बहाने का इंतजार कर रहा था, इसलिए वो तत्काल स्टूल से कूद गया। अच्छा, मुझे लगता है हम हॉगवर्ट्स में मिलेंगे, धीरे बोलने वाले लड़के ने कहा। जब हैरी ने आइसक्रीम खाई, मेवे के टुकड़े डली चॉकलेट और रास्पबेरी की आइसक्रीम जो हैग्रिड उसके लिए खरीद कर लाया था, तो वो थोड़ा चुप था। क्या हुआ? हैग्रिड ने पूछा। कुछ नहीं, हैरी ने झूठ बोल दिया। वे लोग चमड़े के कागज और कलम खरीदने के लिए रुक गए। हैरी तब थोड़ा खुश हुआ जब उसे ऐसी स्याही की बोतल मिली जो लिखते समय रंग बदल लेती थी। जब वे लोग दुकान से बाहर निकले तो उसने पूछा, हैग्रिड, क्विडिच क्या होता है? हे भगवान हैरी, हम भूल ही जाते हैं कि तुम कितना कम जानते हो। तुम्हें क्विडिच के बारे में भी नहीं पता। मुझे ज्यादा नीचा मत दिखाओ, हैरी ने कहा। उसने हैग्रिड को मैडम मेल्किन की दुकान पर मिले पीले लड़के के बारे में बताया और वो कह रहा था कि मगलू परिवारों से आए लोगों को जादू करना सीखने ही नहीं देना चाहिए। तुम मगलू परिवार से नहीं आए हो। अगर उसे पता होता कि तुम कौन हो, अगर उसके माता पिता जादूगर हैं, तो वह तुम्हारा नाम सुनते सुनते बड़ा हुआ होगा। तुमने रिश्ती कढ़ाई में देख ही लिया है। बहरहाल वो इस बारे में जानता ही क्या है। हमने जितने भी अच्छे जादूगर देखे हैं, उनमें से कुछ तो ऐसे परिवारों से आए थे जो कई पीढ़ियों से मगलू थे। अपनी माँ को ही देख लो, तुमने देखा ही है कि उनकी बहन कैसी है। तो क्विडिच क्या है? यह हमारा खेल है, जादूगरों का खेल। यह मगलू दुनिया की फुटबॉल की तरह है। क्विडिच में हर जादूगर की रुचि होती है। इसे हवा में जादुई झाड़ुओं पर खेला जाता है और इसमें 4 गेंदें होती हैं। इसके नियमों को समझाना जरा मुश्किल है। और नागशक्ति तथा मेहनत कश क्या है? स्कूल के हाउस कुल 4 हाउस या दल हैं। सभी कहते हैं कि मेहनत कश में कम बुद्धि वाले बच्चे होते हैं, परंतु मैं शर्त लगा सकता हूँ कि मैं मेहनत कश में ही जाने वाला हूँ, हैरी ने उदास होकर कहा। हैग्रिड ने करवाहट से कहा, नागशक्ति में रहने से तो अच्छा है मेहनत कश में रहना। बुराई के रास्ते पर जाने वाले सारे जादूगर नागशक्ति से ही आए हैं। तुम जानते हो कौन भी उसमें से एक था? सॉरी, तुम जानते हो कौन हॉगवर्ट्स में था? बहुत साल पहले, हैग्रिड ने कहा। उन्होंने हैरी के स्कूल की किताबें जिस दुकान से खरीदी उसका नाम था फ्लरिश एंड ब्लॉट्स। यहाँ किताबें शेल्फ पर छत तक लगी थीं। कुछ किताबें तो इतनी बड़ी थी जैसे चट्टानों को चमड़ों में बाइंड कर दिया गया हो। कुछ किताबें डाक टिकट के आकार की थी और उन पर रेशम का कवर था। कुछ किताबों में अजीब से निशान बने हुए थे और कुछ किताबें तो ऐसी थी जिनमें कुछ भी नहीं था। डडली भी, जो कभी कुछ नहीं पढ़ता था, इनमें से कुछ किताबों को खरीदने के लिए ललचा जाता। हैग्रिड हैरी को लगभग खींचकर एक किताब से दूर ले गया जिसका शीर्षक था शाप और उनसे मुकाबला करने वाले शाप अपने मित्रों को आकर्षित करें और अपने शत्रुओं से नवीनतम तरीकों से बदला लें। बाल उड़ाना, पैर का मुरब्बा बनाना, जीभ बांधना और भी बहुत बहुत कुछ। लेखक प्रोफेसर विंडिक्स्टक विरिडियन। मैं ये जानने की कोशिश कर रहा था कि डडली को कौन सा शाप दिया जाए। हम यह तो नहीं कहते कि यह बुरा विचार है, परंतु तुम मगलू दुनिया में जादू का प्रयोग नहीं कर सकते सिवाय कुछ खास स्थितियों के, हैग्रिड ने कहा। और वैसे भी तुम अभी इनमें से कोई भी शाप नहीं दे सकते। पढ़ाई करने के बाद ही तुम ऐसा कर सकते हो। हैग्रिड ने हैरी को ठोस सोने की कढ़ाई भी नहीं खरीदने दी। तुम्हारी लिस्ट में लिखा है जास्ते की कढ़ाई। परंतु उन्होंने कढ़ाई में डालने वाला सामान तौलने के लिए एक अच्छा सा तराजू खरीदा और कांसे की एक फोल्डिंग दूरबीन भी। फिर वे औषधियों की दुकान में गए जो सड़े अंडों और सड़ी पत्ता गोभी की भयानक बदबू के बावजूद आकर्षित करती थी। फर्श पर लिसलिसे पदार्थों के ढेर लगे थे। जड़ी बूटियों, सूखी हुई जड़ों और चमगादड़ पाउडरों के मर्तबान दीवार पर लाइन से जमे थे। पंखों के बंडल थे, जहरीले दांतों की झालरें थीं और छत से टंगे उलझे हुए पंजे थे। जब हैग्रिड ने काउंटर पर बैठे आदमी से हैरी के लिए जादुई काढ़े का शुरुआती सामान देने को कहा, तो हैरी ने खुद यूनिकॉर्न के चांदी जैसे सफ़ेद सींग की जांच की, जिसकी कीमत 21 गैलियन थी। उसने बीटल की चमकती काली छोटी आंखें भी देखी, जो 5 नट में एक बड़ी चम्मच के हिसाब से मिल रही थी। औषधियों की दुकान के बाहर हैग्रिड ने हैरी की लिस्ट की एक बार फिर जांच की। अब सिर्फ तुम्हारी छड़ी बची है, और हाँ, हमने अभी तक तुम्हें जन्मदिन का तोहफा भी तो नहीं दिया है। हैरी का चेहरा अचानक लाल हो गया। आपको देने की ज़रूरत नहीं है। हम जानते हैं कि हमें देने की ज़रूरत नहीं है। वैसे हम तुम्हें बता दें कि हम तुम्हें तुम्हारा जानवर देना चाहते हैं, मेंढक नहीं। मेंढक तो सालों पहले फैशन से बाहर हो चुके हैं। लोग तुम पर हंसेंगे, और बिल्लियाँ हमें पसंद नहीं क्योंकि हमें उनके कारण छींकें आने लगती हैं। हम तुम्हें उल्लू खरीद देंगे। सभी बच्चे उल्लू चाहते हैं क्योंकि वे बहुत उपयोगी होते हैं। वे आपकी डाक ले जाते हैं और भी बहुत से काम करते हैं।
20 मिनट बाद वे लोग आइलॉप्स उल्लू एम्पोरियम से बाहर निकले, जिसके अंदर अंधेरा था। रत्नों की तरह चमकती आंखें थी और पंख फड़फड़ाते या हिलने की आवाजें आ रही थीं। हैरी के हाथ में एक बड़ा पिंजरा था जिसमें एक सफेद सुंदर उल्लू थी जो अपने पंख के नीचे अपना सिर छुपाकर गहरी नींद में सो रही थी। हैरी हकलाते हुए धन्यवाद देने से खुद को रोक नहीं पाया और उसकी आवाज़ प्रोफेसर क्विरल जैसी लग रही थी। धन्यवाद देने की कोई ज़रूरत नहीं है, हैग्रिड ने रूखेपन से कहा। यह उम्मीद मत करो कि तुम्हें डेस्ली परिवार से बहुत सारे तोहफे मिलेंगे। अब सिर्फ ओलिवेंडर्स का काम बचा है। ओलिवेंडर्स छड़ियों की इकलौती दुकान है और तुम्हें बेहतरीन छड़ी की ज़रूरत है। जादुई छड़ी। सच तो यह थी कि हैरी इसके लिए बहुत उत्सुक था। आखिरी दुकान संकरी और गंदी थी। दरवाजे पर उखड़े सुनहरे अक्षरों में लिखा था, ओलिवेंडर्स, बेहतरीन छड़ियों के निर्माता, 382 ईसा पूर्व से। धूल भरी खिड़की में रंग उड़ी जामुनी गद्दी पर एक छड़ी रखी थी। जब वे अंदर घुसे तो दुकान के भीतर कहीं एक घंटी बजी। यह एक छोटी सी जगह थी जिसमें सिर्फ एक टूटी टांग वाली कुर्सी के सिवाय और कुछ भी नहीं था, जिस पर बैठकर हैग्रिड इंतजार करने लगा। हैरी को बहुत अजीब लग रहा था, जैसे वो बहुत किसी सख्त नियम वाली लाइब्रेरी में घुस आया हो। उसने बहुत से नए सवाल निकले जो उसके मन में अभी अभी आए थे, और इसके बजाय उसने उन हजारों संकरे बक्सों को देखा जो करीने से छत तक जमे हुए थे। न जाने क्यों उसे लगा जैसे उसके गर्दन के पिछले हिस्से में कुछ चुभ रहा था। यहाँ की धूल और खामोशी में जैसे रहस्यमय जादू भरा था। गुड आफ्टरनून, एक धीमी आवाज आई। हैरी उछल पड़ा। हैग्रिड भी उछल पड़ा क्योंकि एक तेज चरमराहट हुई और वो टूटी कुर्सी से हड़बड़ा कर उठा। उनके सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था जिसकी चौड़ी पीली आंखें दुकान के अंधेरे में चंद्रमा की तरह चमक रही थीं। हेलो, हैरी ने अजीब तरीके से कहा। अरे हाँ, आदमी ने कहा। हाँ हाँ, मुझे यकीन था आपसे बहुत जल्दी मुलाकात होगी हैरी पॉटर। यह कोई सवाल नहीं था। आपकी आंखें बिल्कुल आपकी मम्मी जैसी हैं। अभी कल ही की बात लगती है जब उन्होंने यहाँ से अपनी पहली छड़ी खरीदी थी। 10.25 इंच लंबी, सरसराती विलो लकड़ी से बनी, सम्मोहन के लिए बहुत अच्छी थी। मिस्टर ओलिवेंडर हैरी के करीब आ गए। हैरी चाह रहा था कि वे पलकें झपकाएं। उनकी चांदी जैसी आंखें थोड़ी डरावनी थीं। दूसरी तरफ तुम्हारे डैडी को महोगनी लकड़ी की छड़ी पसंद आई, 11 इंच, लचीली, थोड़ी ज़्यादा ताकतवर और रूप परिवर्तन के लिए आदर्श। पर मैंने क्या कहा, तुम्हारे पिता को ये छड़ी पसंद आई। सच तो यह है, हर छड़ी अपना मालिक खुद चुनती है। मिस्टर ओलिवेंडर इतने करीब आ चुके थे कि उनकी नाक हैरी की नाक से लगभग टकरा रही थी। हैरी को उनकी कोहरेदार आंखों में अपना प्रतिबिंब दिख रहा था। और यहाँ पर मिस्टर ओलिवेंडर ने अपनी लंबी सफ़ेद उंगली से हैरी के माथे की तरफ बिजली जैसे निशान को छुआ। मुझे कहते हुए अफसोस है कि मैंने वह छड़ी भी बेची थी जिसने यह काम किया है, उन्होंने धीमे से कहा। 13.5 इंच सदाबहार लकड़ी की उस छड़ी में ताकत थी, बहुत ज़्यादा ताकत थी, और गलत हाथों में अगर मुझे मालूम होता कि वह छड़ी दुनिया में कितनी गड़बड़ करेगी। उन्होंने अपना सिर हिलाया और तभी उन्हें हैग्रिड दिख गया। हैरी ने राहत की सांस ली। रूबियस हैग्रिड, आपसे दोबारा मिलकर बहुत खुशी हुई। बलूत की लकड़ी, 16 इंच, थोड़ी झुकी हुई है ना? हाँ सर, हाँ, हैग्रिड ने कहा। अच्छी छड़ी थी, परंतु मुझे लगता है जब आपको स्कूल से निकाला गया तो उन्होंने वह छड़ी तोड़ दी होगी। मिस्टर ओलिवेंडर ने थोड़ी कड़क आवाज में कहा। जी हाँ, उसे तोड़ डाला, हाँ, हैग्रिड ने कहा और अपने पैर आगे पीछे खिसकाए। पर हमारे पास अब भी उसके टुकड़े पड़े हुए हैं, उसने थोड़े उत्साह से आगे जोड़ा। परंतु आप इसका इस्तेमाल तो नहीं करते, ओलिवेंडर ने तीखी आवाज में कहा। अरे नहीं सर, हैग्रिड ने हड़बड़ा कर जवाब दिया। हैरी ने देखा कि यह बोलते समय उसने अपनी गुलाबी छतरी कसकर पकड़ ली थी। फिर ठीक है, मिस्टर ओलिवेंडर ने हैग्रिड को पैरी निगाह से घूरते हुए कहा। चलिए हैरी पॉटर, अब मुझे देखने दें। उन्होंने अपनी जेब से एक लंबा टेप निकाला जिस पर चांदी जैसे निशान बने थे। आपकी छड़ी वाली बाँह कौन सी है? मैं दाएं हाथ का हूँ, हैरी ने कहा। अपनी बाँह सामने की तरफ करें, ऐसे। उन्होंने हैरी का नाप लिया, कंधे से उंगली तक, फिर कलाई से कोहनी तक, कंधे से फर्श तक, घुटने से कांख तक और सिर के चारों तरफ। नाप लेते हुए वे बोले, ओलिवेंडर की हर छड़ी में एक शक्तिशाली जादुई पदार्थ होता है मिस्टर पॉटर। हम यूनिकॉर्न के बालों, माया पंछी के पूंछ के पंखों और ड्रैगन के दिल के रेशों का इस्तेमाल करते हैं। ओलिवेंडर्स की 2 छड़ियाँ एक जैसी नहीं होती।
ठीक उसी तरह जिस तरह दो यूनिकॉर्न, ड्रैगन या माया पंछी बिल्कुल एक जैसे नहीं होते। जाहिर है इसी कारण किसी दूसरे जादूगर की छड़ी से आपको उतने अच्छे परिणाम नहीं मिल सकते। हैरी ने अचानक महसूस किया कि टेप जो उसके नथुनों का नाप ले रहा था अपने आप ऐसा कर रहा था। मिस्टर ओलिवेंडर शेल्फों के बीच घूम रहे थे और छड़ियों के बक्से निकालकर नीचे रख रहे थे। बस काफी है, उन्होंने कहा और टेप फर्श पर गुड़ी मुड़ी होकर गिर गया। तो मिस्टर पॉटर, इसे आजमा कर देखें। बीचवुड और ड्रैगन के दिल का रेशा 9 इंच, सुंदर और लचीली। बस इसे हाथ में पकड़े और हवा में घुमाएं। हैरी ने छड़ी ली और थोड़ा मूर्ख अनुभव करते हुए उसने इसे जरा सा ही लहराया कि तभी मिस्टर ओलिवेंडर ने तत्काल उसके हाथ से छड़ी छीन ली। मैपल की लकड़ी और माया पंछी का पंख, 7 इंच, बहुत लचीली, इसे घुमा कर देखें। हैरी ने कोशिश की, परंतु उसने छड़ी उठाई थी कि तभी मिस्टर ओलिवेंडर ने उसके हाथ से वह छड़ी भी छीन ली। नहीं नहीं, अब इसे देखिए, तेंदू की लकड़ी और यूनिकॉर्न का बाल, 8.5 इंच, लचकदार। चलिए चलिए, अब घुमाइए इसे। हैरी ने छड़ी घुमाई और वह एक के बाद एक छड़ियाँ घुमाता रहा। उसे जरा भी पता नहीं था कि मिस्टर ओलिवेंडर किस चीज़ का इंतजार कर रहे थे। टूटी टांग वाली कुर्सी पर उन छड़ियों का ढेर ऊंचा होता जा रहा था जिन्हें वह घुमाकर देख चुका था, परंतु मिस्टर ओलिवेंडर शेल्फ से जितनी ज़्यादा छड़ियाँ निकाल रहे थे वे उतने ही ज़्यादा खुश होते जा रहे थे। मुश्किल ग्राहक, ऐसा क्या? कोई बात नहीं, हमें यहीं कहीं आदर्श तालमेल मिल ही जाएगा। मुझे लगता है शायद ये कोई नहीं, असामान्य तालमेल। शूलपनी की लकड़ी और माया पंछी का पंख, 11 इंच, सुंदर और लचीली। हैरी ने छड़ी हाथ में ली। उसे पकड़ते ही हैरी को लगा जैसे उसकी उंगलियां गर्म हो गई थीं। उसने छड़ी को अपने सिर के ऊपर उठाया और धूल भरी हवा में नीचे की तरफ झटके से लाया। छड़ी के सिरे से किसी आतिशबाजी की तरह लाल और सुनहरी चिंगारियां निकली और दीवारों पर रोशनी नाचती दिखाई दी। हैग्रिड खुशी से चीखते हुए ताली बजाने लगा और मिस्टर ओलिवेंडर चिल्लाए, शाबाश, हाँ सचमुच बहुत बढ़िया। पर पर अजीब बात है, बड़ी अजीब बात है। उन्होंने हैरी की छड़ी बक्से में रखकर और भूरे कागज में लपेट दी। वे अब भी बुदबुदा रहे थे। अजीब बात है, अजीब बात है। माफ कीजिए, हैरी ने कहा, पर क्या अजीब है? मिस्टर ओलिवेंडर ने अपनी पीली निगाह से हैरी को घूरा। मुझे हर वो छड़ी याद है जो मैंने बेची है मिस्टर पॉटर, हर छड़ी। बात यह है कि उस माया पंछी ने, जिसकी पूंछ का पंख आपकी छड़ी में है, एक और पंख दिया था, सिर्फ एक और। अजीब बात यह है कि यह छड़ी आपको जची है, जबकि इसी के जोड़ीदार ने, हाँ इसी की जोड़ीदार ने आपको यह निशान दिया था। हैरी ने थूक निकला। हाँ, 13.5 इंच, सदाबहार की लकड़ी। अजीब बात है कि दुनिया में कैसे विचित्र संयोग होते हैं। ध्यान रहे, हर छड़ी अपना मालिक खुद चुनती है। मुझे लगता है कि आगे जाकर आप ज़रूर महान काम करेंगे मिस्टर पॉटर, क्योंकि उसने भी, जिसका हम नाम नहीं ले सकते, बहुत बड़े काम किए थे। भयानक, हाँ, पर बड़े। हैरी काँप गया। वह यकीन से कह सकता था कि उसे मिस्टर ओलिवेंडर कोई खास पसंद नहीं आए थे। उसने सोने के 7 गैलियन देकर छड़ी की कीमत चुकाई और दुकान से बाहर निकलते समय मिस्टर ओलिवेंडर ने झुककर उनका अभिवादन किया। जब हैरी और हैग्रिड छूमंतर गली से वापस लौट रहे थे तो शाम का सूरज आसमान में नीचे की तरफ आ चुका था। वे लोग दीवार और खाली हो चुकी रिश्ती कढ़ाई से होते हुए बाहर आए। जब वे सड़क पर चल रहे थे तो हैरी कुछ नहीं बोला। उसने यह भी नहीं देखा कि अंडरग्राउंड में बहुत से लोग आश्चर्य से उनकी तरफ देख रहे थे, क्योंकि उनके पास अजीब से आकार के बहुत से पैकेट थे और हैरी की गोद में सफ़ेद उल्लू सो रही थी। ऑटोमेटिक सीढ़ी पर चढ़कर वे लोग पैडिंगटन स्टेशन पहुंचे। जब हैग्रिड ने उसके कंधे को थपथपाया तब जाकर हैरी को एहसास हुआ कि वे कहाँ थे। तुम्हारी ट्रेन छूटने से पहले इतना समय है कि थोड़ा सा कुछ खा लिया जाए, उसने कहा। वह हैरी के लिए एक हैमबर्गर खरीद लाया और वे प्लास्टिक की कुर्सियों पर बैठकर खाने लगे। हैरी ने चारों तरफ देखा। न जाने क्यों सब कुछ अजीब लग रहा था। तुम ठीक तो हो हैरी? बहुत चुप हो, हैग्रिड ने कहा। हैरी को विश्वास नहीं था कि वो शब्दों से समझा सकता था। उसने अपने जीवन का सबसे अच्छे बर्थडे मनाया था और इसके बाद भी वो अपना हैमबर्गर कुतर रहा था और शब्द ढूंढने की कोशिश कर रहा था। उसने अंत में कहा, सभी ये समझते कि मैं खास हूँ, रिश्ती कढ़ाई में बैठे सभी लोग, प्रोफेसर क्विरेल, मिस्टर ओलिवेंडर, परंतु मैं जादू के बारे में कुछ भी नहीं जानता। वे मुझसे महान काम करने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? मैं मशहूर हूँ, जबकि मुझे तो ये याद भी नहीं है कि मैं किस लिए मशहूर हूँ। मैं नहीं जानता कि क्या हुआ था जब माफ़ कीजिए, मेरा मतलब है उस रात को क्या हुआ था जब मेरे मम्मी डैडी की मौत हुई थी।
हैग्रिड टेबल पर आगे झुका। जंगली दाढ़ी और भुवों के पीछे छुपे उसके चेहरे पर बहुत ही दयालुता भरी मुस्कान थी। चिंता मत करो हैरी, तुम बहुत जल्दी सीख जाओगे। हॉगवर्ट्स में हर कोई शुरू से ही शुरू करता है। तुम बिल्कुल ठीक ठाक रहोगे। बस जैसे हो वैसे ही बने रहो। हम जानते हैं यह आसान नहीं है। किस्मत ने तुम्हें बाकी लोगों से बहुत अलग कर दिया है और यह हमेशा मुश्किल होता है, पर हॉगवर्ट्स में तुम्हें बहुत मज़ा आएगा। हमें तो आया था और सच कहें तो आज भी आता है। हैग्रिड ने हैरी को ट्रेन में बिठाने में मदद की जो उसे वापस डसली परिवार की तरफ ले जा रही थी, और फिर हैग्रिड ने उसे एक लिफाफा दिया। हॉगवर्ट्स का तुम्हारा टिकट, उसने कहा। 1 सितंबर, किंग्स क्रॉस स्टेशन। तुम्हारे टिकट पर सब लिखा है। डसली परिवार से किसी भी तरह की परेशानी हो तो अपनी उल्लू के साथ हमें चिट्ठी भेज देना। वो हमें ढूंढ लेंगी। जल्दी ही मिलते हैं हैरी। ट्रेन स्टेशन से चल पड़ी। हैरी हैग्रिड को तब तक देखना चाहता था जब तक वह नजरों से ओझल न हो जाए। वो अपनी कुर्सी से उठा और खिड़की पर अपनी नाक गड़ा कर बाहर देखने लगा, परंतु जैसे ही उसने पलकें झपकाई हैग्रिड गायब हो चुका था।